नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी परफेक्ट क्लास फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो भूगोल विषय से है। 12वीं इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से यह वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है। दोस्तों, तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे 20 प्रश्न भूगोल के। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और 21 नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। 21 नंबर प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वह किसके लिए उत्तरदायी है, यह आपको बताना है इस प्रश्न में। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए प्रश्न संख्या के साथ। तो आइए इसको देखते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक होता क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये दोनों ही कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन प्रतिकर्ष कारक जो है वह आपको घर से धकेल देता है, आपको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा। अब इसके क्या क्या उदाहरण हैं, तो गरीबी के कारण घर छोड़ना पड़ता है लोगों को, अवसर तलाशनी पड़ती है काम के लिए। बेरोजगारी, लोग अपने मूल जन्म स्थान को छोड़ के कहीं अलग बसते हैं जहां उनको रोजगार मिलता है। अवसरों की कमी, आपदा, मान लीजिए किसी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वहाँ पे प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए जिससे काफ़ी क्षति हो, लैंडस्लाइड हो जाए, भूकंप हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो आप वैसे क्षेत्र में नहीं रहना पसंद करते हैं, आपको काफ़ी परेशानी होती है, तो आप उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। या युद्ध हो गया, युद्ध के कारण नुकसान हो गया, तो ये सब जो कारक हैं वह आपको मजबूर करते हैं घर छोड़ने के लिए, तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। आप इसे याद रखिए, प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। और अपकर्ष कारक क्या है, तो आप ऐसे सोचिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपकर्ष मतलब आकर्षित करना, आकर्षित करने वाले कारक। अपकर्ष मतलब आकर्ष, ठीक है। तो अपकर्ष का क्या हो जाएगा ये समझिए दोस्तों। नए स्थान पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप जहां हैं वहां ठीक हैं, बहुत आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर आर्थिक अवसर, है ना, बेहतर जीवन का वादा, बेहतर रहने की स्थिति में आप छोड़ते हैं। मतलब इससे हमको बेहतर चाहिए, हमें तो मिल ही रहा है मूलभूत जो सुविधा है वो, लेकिन हमको बेहतर चाहिए। तब जब आप छोड़ते हैं अपने मूल स्थान को और कहीं दूसरे जगह जाके बसते हैं, किसी शहर में या अच्छे जगह पे, तो उसे अपकर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो ये 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से यह वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, जो भी आपके दोस्त हों जो इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो आप उन्हें इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक नहीं है। मतलब क्या समझिएगा, आकर्षित करने वाला कारक नहीं है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, यह जो है अपकर्ष कारक नहीं है, इसलिए कि क्या आप निम्न दशाओं वाले रहन सहन में आकर्षित होंगे? नहीं होंगे ना, इसलिए यह कारक नहीं है। जबकि रहन सहन की अच्छी दशाएं, ये देखिए बी में, तो आपको आकर्षित करेगी, तो अपकर्ष कारक है। शांति एवं अस्थायित्व, ये भी आपको आकर्षित करेगी कि चलो वहाँ बहुत शांति रहता है, बहुत अच्छा जीवन है, तो अपकर्ष कारक होगा ये। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु भी आपको आकर्षित करता है। तो ये जो भी कारक आपको आकर्षित करे, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की जलवायु बहुत खराब है, आप रह रहे हैं, आपके पूर्वज भी वहाँ रह रहे थे, लेकिन आपको और बेहतर चाहिए और अच्छा चाहिए, तो वो अपकर्ष कारक होगा। ठीक, आप इसमें बहुत अच्छे से अंतर समझ गए होंगे, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। आप हमारे टीम के द्वारा बनाए हुए PDF लेते हैं, वहाँ ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट किया गया है, उसे पढ़कर और आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? आपको यह बताना है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम, पश्चिम की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? यह प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें प्रश्न संख्या के साथ उत्तर बताइए। तो बी सही उत्तर हो जाएगा 1970। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा बारीकी से, फिर आपको इसके उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या होता है? वैसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या कम रहती हो तो उसे विरल वाला क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या रहती है उसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 3 में चल रहे हैं हम लोग, यूनिट 3 में, जहाँ पे आपको जनसंख्या संगठन पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि जनसंख्या संगठन होता क्या है, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो किसी देश में रहने वाली आबादी की संरचना को दर्शाता है। ये क्या करता है? तो देश में जो आबादी रह रही है उसकी क्या संरचना है उसको दिखाएगा। जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यवसाय और आय स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या है? तो आयु, किसी क्षेत्र में किस आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं। लिंग, पुरुष और महिला की क्या वहाँ पे संरचना है, क्या संख्या है। साक्षरता उस क्षेत्र की कैसी है। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की है। लोगों का व्यवसाय क्या है, लोग क्या कार्य करते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। और आय का स्तर क्या है, लोगों का कितना उनको इनकम होता है। ये सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जनसंख्या संगठन में। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, जनसंख्या का घनत्व। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो जनसंख्या का घनत्व। बाकी जो बात बताई गई उदाहरण में आयु, लिंग और साक्षरता, ये तो है ही जनसंख्या संगठन के, ये सभी अंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण
जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? यह आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न में। तो बी सही उत्तर होगा, उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे चैनल के द्वारा बिहार बोर्ड 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए सभी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध है, जहां आपको बिना किताब पढ़े आप इन मटेरियल्स को भी पढ़ लेते हैं अगर, तो आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं परीक्षा में, आप बहुत अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके सभी विषयों के सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सिलेबस के अनुसार संपूर्ण, सटीक और सबसे बेहतर कर सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये तथ्य है उस क्षेत्र का, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ठीक है, ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय क्या होता है। तो प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय होता है दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो, जिस व्यवसाय में सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग हो उसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया दोस्तों। तो ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय हैं। तो यहाँ पे सम्मिलित कौन नहीं है यह आपको बताना है 30 नंबर प्रश्न में। तो सी भंडारण, भंडारण इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किसने किया है यह आपको बताना है इस प्रश्न में। तो कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्न संख्या के साथ जरूर बताएं बच्चों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। देखिए अब आइए हम लोग देखते हैं यूनिट 4 जो कि मानव विकास से संबंधित है। अब इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं भूगोल विषय से। 32 नंबर प्रश्न जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? अर्थात मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ कौन सा देश है, सबसे ऊपर किस देश का स्थान है? तो ए सही उत्तर है नॉर्वे, नॉर्वे का स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखिए। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के मूल निवासी थे? डॉक्टर महबूब उल हक, यह आपको बताना है। तो बी सही उत्तर है पाकिस्तान के। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं फटाफट से। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? अब आपको बताना है, इन ऑप्शंस को देख करके थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सभी ऑप्शंस को, फिर हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये सभी मानव विकास का स्तंभ है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? आपको मध्यकालीन नगर बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो ए सही उत्तर हो जाएगा आगरा, आगरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखिए। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? अब आपको 2005 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्या स्थिति थी मानव विकास सूचकांक में, यह आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न में। तो सी सही उत्तर है 127। जबकि हम लोग
अगर बात करें 2023-24 के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट की, जिसमें भारत का क्या स्थान है, तो 193 देशों की सूची में 134वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? ठीक है, प्रश्न अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप उसे एक बार और पढ़ लीजिए थोड़ा बारीकी से। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? ठीक है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका सी, प्राकृतिक संसाधन। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? विकासशील देश आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न में, तो सी नाइजीरिया है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? 39 नंबर प्रश्न में आपको बताना है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी क्षेत्र जो आप ऑप्शंस में देख रहे हैं ये सभी हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ इनमें से कौन सा नहीं है? तो डी जनसंख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 से अधिक था? है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 57। आप याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को, ये सब याद रखने वाला प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डी मिस्र। मिस्र सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों ये 42 तक प्रश्न थे। 1 से 20 तक के प्रश्न आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे और 21 से 42 तक के प्रश्न आप इस वीडियो में देखे ज्योग्राफी का। ऐसे ही आप देखिएगा सभी विषयों के सभी चैप्टर्स का वीडियो लगातार हमारे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। तो सभी बच्चे इस तैयारी में लग जाएं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जल्द से जल्द लग जाइए और हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो एवं PDF मटेरियल के माध्यम से आप अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।